हेलो स्टूडेंट्स। मनोविज्ञान के पेपर सेकंड में हमारा थर्ड चैप्टर है टेस्ट कंस्ट्रक्शन, परीक्षण रचना। तो परीक्षण रचना से अभिप्राय उन पदों एवं प्रश्नों का अंतिम रूप से चयन एवं मूल्यांकन करने से है जो किसी परीक्षण में सम्मिलित होते हैं, और इसके अंतर्गत परीक्षण की योजना बनाना, उसके प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, उसकी प्रारंभिक रूप की जांच करना, जांच के आधार पर पद विश्लेषण विधि द्वारा पदों का मूल्यांकन करना, फिर उसके अंतिम रूप की रचना करना। तो सभी मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परीक्षणों की रचना करने के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, महत्वपूर्ण चरण हैं, जिसमें फर्स्ट जो स्टेप है वो है परीक्षण की योजना बनाना। तो जिस प्रकार बच्चों जीवन में प्रतिदिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक हम योजना बनाते हैं, उसी प्रकार परीक्षण रचना की भी वास्तविक प्रक्रिया से पूर्व एक निश्चित योजना की आवश्यकता होती है। अर्थात परीक्षण निर्माता का सर्वप्रथम कार्य परीक्षण योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। तो परीक्षण योजना के उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके उद्देश्य, उसकी विषय वस्तु, उसका स्वरूप, उसका माध्यम कैसा होना चाहिए, इंग्लिश रखें या हिंदी रखें, प्रशासन विधि तथा सैंपल पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का स्तर, इन सभी को निर्धारित करते समय हम उसके विभिन्न चरों आयु, लिंग, शैक्षिक स्तर, मातृभाषा, ग्रामीण या शहरी पर किया जाए या उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा हो तथा अन्य एनवायरमेंटल फैक्टर्स के संबंध में भी विचार किया जाता है। तो परीक्षण रचना से पूर्व यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि वह परीक्षण किस मानसिक या व्यवहारिक पहलू के मापन के लिए बन रहा है। अर्थात वर्गीकरण, निर्देशन, चयन आदि उद्देश्यों से हमें पहले ही इसकी योजना बना लेनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है कि उद्देश्यों के अभाव में परीक्षण की रचना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए परीक्षण का निर्माण करते समय परीक्षण का उद्देश्य जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और उद्देश्यों के साथ साथ पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए और उनका कठिनाई स्तर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का निर्देश देना चाहिए, और जो हम सैंपल यूज़ करेंगे, सैम्पलिंग की जो विधि है वो क्या होनी चाहिए, और परीक्षण की समय सीमा कितनी होनी चाहिए, इन सब की प्लानिंग हम परीक्षण योजना जब बनाते हैं उस समय हमें कर लेनी चाहिए। तो परीक्षण योजना के अंतर्गत उद्देश्यों को जब स्पष्ट करने के पश्चात उद्देश्यों के अनुकूल परीक्षण की विषय वस्तु को भी निश्चित कर लिया जाता है। और यदि परीक्षण का उद्देश्य 16 वर्ष के बच्चे की आयु की 16 वर्ष की आयु के बच्चे की बुद्धि का मापन करना है, तो इस परीक्षण की विषय वस्तु क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हम ये निश्चित करते हैं कि इसमें किन किन योग्यताओं जैसे शाब्दिक, आंकिक, तार्किक या सादृश्य, विलोम शब्द आदि से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए। इसी प्रकार किसी निर्देशन कार्य के लिए रुचि परीक्षण का मान लीजिए निर्माण करना है, तो ये निश्चित करना होता है कि परीक्षण किन किन क्षेत्रों में व्यक्ति की रुचि का मापन करता है। यदि किसी परीक्षण का उद्देश्य बच्चों के समायोजन का मापन करना है, तो यह निश्चित करना होगा कि किन किन क्षेत्रों में वह परीक्षण समायोजन का मापन करेगा। तो इसलिए परीक्षण की योजना बनाते समय परीक्षणकर्ता परीक्षण के उद्देश्य, उसमें होने वाले पदों की विषय वस्तु के संबंध में विचार करता है तथा उन व्यक्तियों की क्षमताओं, शैक्षिक स्तर, आयु स्तर का भी ध्यान रखता है जिनके लिए परीक्षण की रचना करनी है। और इन सब के अतिरिक्त परीक्षण का स्वरूप कैसा होगा,
हिंदी होगा या अंग्रेजी माध्यम होगा या पंजाबी होगा, उसकी प्रशासन विधि कौन सी होगी, व्यक्तिगत रूप से हम उसको किसी पर करें या एक ग्रुप में उस परीक्षण को प्रशासित करें या मिश्रित किसी भी प्रकार का, तथा उसमें कितनी धनराशि खर्च होगी, कितना समय लगेगा, तथा जांचे जाने वाले व्यक्ति की आयु, लिंग, योग्यता, अनुभव आदि पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो इस तरह से इस विवरण से ये स्पष्ट होता है कि परीक्षण रचना के फर्स्ट स्टेप में, प्रथम चरण में इन 4 विषयों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है परीक्षण के उद्देश्यों के मूल्यांकन की व्यवस्था। दूसरा है परीक्षण किस उद्देश्य को लेकर निर्मित किया जा रहा है। और थर्ड है परीक्षण पदों में उद्देश्यों का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न हम परीक्षण बना रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को ही परीक्षण में शामिल करना चाहिए। और फोर्थ है कि परीक्षण का स्वरूप, माध्यम, भाषा क्या है एवं इनको किन स्थितियों से किस आयु, लिंग आदि के व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाएगा। तो इस तरह से परीक्षण की योजना बनाने में हम इन मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं और योजना बनाते समय हम इन सभी विषयों पर ध्यान देते हैं। सेकंड स्टेप है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। तो परीक्षण की निश्चित एवं व्यवस्थित योजना बनाने के पश्चात परीक्षण निर्माता परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करने लगता है। सर्वप्रथम उद्देश्यों एवं विषय वस्तु के अनुसार वह पदों का अन्य स्रोतों से चयन एवं निर्माण करता है। वह पदों को अपने अनुभवों के आधार पर उपलब्ध मानकीकृत या निर्मित परीक्षणों में से छांटकर या अन्य स्रोतों से रचना करके एकत्रित उनको इकट्ठा कर लेता है, जो उद्देश्यों एवं विषय वस्तु के आधार पर तार्किक एवं व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। और परीक्षण में जितने प्रकार के पदों की आवश्यकता होती है उन्हें इस प्रारंभिक रूप में ही निर्मित कर लिया जाता है। तो परीक्षण में एक से अधिक प्रकार के पद निहित होने चाहिए जिससे परीक्षार्थी को वो पद रुचिकर लगे। अतः परीक्षण पदों को एकत्रित करने के साथ ही परीक्षण निर्माता के सामने ये समस्या उत्पन्न होती है कि वह पदों को उत्तर पाने के लिए या प्रत्युत्तर के लिए किस प्रकार से प्रस्तुत करे। सत्य असत्य में, हाँ नहीं में, पुनः स्मरण या पूर्ति प्रकार में, बहुचयन प्रकार में, तुलनात्मक या सादृश्य प्रकार आदि में किस प्रकार के आइटम टाइप या पद रूप को निश्चित करें। और उसे यह भी निश्चय करना है कि प्रस्तुत किए गए पदों का सत्य असत्य में या 5 बिंदु मापनी पर या अन्य किस प्रकार से उत्तर लेना होगा। तो परीक्षण की विषय वस्तु का स्वरूप प्राय परीक्षण के लिए उपयुक्त पद रूपों को निश्चित करता है। और पद रूपों का निश्चय करना फलांकन की वस्तुनिष्ठता को निर्धारित करता है। अधिकांश परीक्षण निर्माता संपूर्ण परीक्षण में से एक ही प्रकार के पदों को सम्मिलित करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि एक ही तरह के जो प्रश्न हैं वो परीक्षण में शामिल कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे उनका प्रशासन करना सरल हो जाता है। और यदि विभिन्न प्रकार के पद हम परीक्षण में लें तो उनके लिए अलग अलग निर्देश हमें लिखने होंगे। तो एक ही प्रकार के पद रखने से, पद मीन्स प्रश्न रखने से समय की बचत होती है और कार्य सरलतापूर्वक गति से हो जाता है। जबकि परीक्षण में यदि विभिन्न प्रकार के पदों का प्रयोग परीक्षण स्थितियों में क्या करेगा, विषम जातीयता लाता है, जो विभिन्न कार्यों का मापन करती हैं। और फिर भी कुछ परीक्षण निर्माता विभिन्न प्रकार से प्रत्युत्तर पाने वाले पदों का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि इससे उनकी रुचि बनी रहे, उनको वो पद अरुचिकर ना लगे। तो यहाँ पर ये कहना
सही होगा कि छोटे परीक्षण में एक ही प्रकार के तथा लंबे परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों का प्रयोग करना उपयोगी रहता है। तो परीक्षण के पदों को एकत्रित करने तथा उसके पद रूप को निश्चित करने के पश्चात परीक्षण निर्माता के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वह प्रारंभिक रूप के पदों को विषय वस्तु, उपयुक्तता तथा संपादन के गुण के दृष्टिकोण से उनका अवलोकन करे, जिससे उसका यह प्रारंभिक रूप बहुत अधिक सुधर जाए। और सर्वप्रथम परीक्षण के एकत्रित पदों को, जो हमने परीक्षण में पदों को एकत्रित किया है, उस क्षेत्र के 2 या 3 विशेषज्ञों के पास हम उन प्रश्नों को भेजकर उनके विचार जान लें और प्रत्येक पद का एक ही सही प्रत्युत्तर होना चाहिए। जो मल्टीपल चॉइस के पद हैं उनके संबंध में गलत प्रत्युत्तरों की भी जांच होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त शब्दों की शुद्धता, उपयुक्तता, परीक्षण सामग्री की पर्याप्तता, पदों का रूप, पदों की व्यवस्था, इन सभी का पुनः अवलोकन भी करना चाहिए। तो प्रारंभिक रूप को, जो ये हमारा प्रारंभिक रूप की जो हम तैयारी करते हैं, तो इस रूप को विशेषज्ञों को संपादन के लिए देना चाहिए तथा उन्हें आयु स्तर पर, शैक्षिक स्तर आदि आवश्यक बातों से अवगत करा देना चाहिए तथा विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर उनमें संशोधन भी करना चाहिए। तो प्रारंभिक रूप के में जब हम संशोधन कर लें तो उसके बाद परीक्षण निर्माता को परीक्षार्थी तथा परीक्षण प्रशासक, जो कि परीक्षण का प्रशासन कर रहा है, उनके लिए अलग अलग निर्देश लिखने चाहिए। परीक्षार्थी को निर्देश 2 भागों में देने चाहिए। पहले सामान्य निर्देश, इसके अंतर्गत परीक्षण का स्वरूप और उसके उद्देश्य की व्याख्या की जानी चाहिए और दूसरे भाग में परीक्षण से संबंधित विशेष निर्देश देने चाहिए जो विस्तृत हो, स्पष्ट हो तथा समझने योग्य हो। और निर्देशों की उपयुक्तता को अभ्यास पदों के निष्पादन द्वारा, यानी कि प्रैक्टिस, उन प्रश्नों की प्रैक्टिस के निष्पादन द्वारा जांचा जा सकता है, जो उसे वास्तविक परीक्षण में हम रख सकते हैं या उसको वो वास्तविक परीक्षा में करने होते हैं। और इसके साथ ही इस स्तर पर परीक्षण निर्माता को फलांकन प्रक्रिया का भी निर्धारण कर लेना चाहिए। यानी प्रारंभिक रूप की जब हम परीक्षण बनाते समय, परीक्षण के जब हम प्रारंभिक रूप की तैयारी करें तो परीक्षण निर्माता को, परीक्षण बनाने वाले को फलांकन प्रक्रिया का भी निर्धारण कर लेना चाहिए। इसके लिए उसे प्रत्युत्तर के आधार पर ये निश्चय करना होगा कि सही प्रत्युत्तर वाले को क्या स्कोर दिया जाए, या उसको वेटेड स्कोर दिया जाए या उसको स्टैंडर्ड स्कोर दिया जाए। और यहाँ पर उसे एक स्कोरिंग की, फलांकन कुंजी या स्कोरिंग स्टेंसिल्स बनानी होगी। तो ये स्टेंसिल्स हो या स्कोरिंग की हो, ये बच्चों हमने जब प्रैक्टिकल किए थे तो उसमें हमने स्टेंसिल्स का भी यूज़ किया था। पर्सनैलिटी का जब हमने परीक्षण किया था तो उसमें हमने स्टेंसिल्स का यूज़ किया था। तो आप सभी लोग इन स्टेंसिल से भली भांति परिचित हैं। और यदि हाँ या नहीं में परीक्षार्थी से प्रत्युत्तर लेने हैं तो भी उसे की के माध्यम से या कुंजी के माध्यम से यह स्पष्ट करना होगा कि प्रश्न नंबर 1 में हाँ से क्या आशय है। इसी प्रकार से जो प्रश्न है या पद हैं उनका रूप किस प्रकार का क्यों ना हो, उसे फलांकन प्रक्रिया, जो स्कोरिंग प्रोसीजर है, उसको भी इसी स्तर पर निर्धारित कर लेना चाहिए। क्योंकि यह फलांकन प्रक्रिया प्रारंभिक जांच के पश्चात तथ्यों के संदर्भ में संशोधित की जानी चाहिए या होती है। तो परीक्षण के प्रारंभिक रूप में प्राय अंतिम रूप की अपेक्षाकृत
दुगने पद सम्मिलित रहते हैं। जब हम परीक्षण का अंतिम रूप निर्मित करते हैं तो उसकी अपेक्षा परीक्षण के प्रारंभिक रूप में दुगने पद सम्मिलित रहते हैं तथा इन पदों को सरलता से कठिनता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दुगने पद क्यों सम्मिलित रहते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे पदों को यहाँ लेते हैं और जब उनका प्रशासन करते हैं तो उसकी कमियां हमें समझ आती हैं और हम उसको उन कमियों के आधार पर उन पदों को अपने परीक्षण से निकालते जाते हैं और अंतिम रूप में जो प्रारंभिक रूप में पद लिए थे उससे कम संख्या में पद हमारे बचते हैं। तो अतः इस चरण के अंतर्गत, इस स्टेप के अंतर्गत यानी प्रारंभिक रूप के अंतर्गत परीक्षण निर्माता को ये बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है विभिन्न स्रोतों से परीक्षण पदों को एकत्रित करना और विभिन्न पद रूपों यानी विभिन्न प्रकार से प्रत्युत्तर पाने वाले पदों को सम्मिलित करना, फिर पदों का स्वयं तथा विशेषज्ञों की सहायता से उसका ऑब्जर्वेशन या अवलोकन एवं उसका संपादन करना और कथन को सीमित करने वाले शब्दों जैसे सदैव, हम जो प्रत्युत्तर लेते हैं तो उस तरह से हम एक वो बनाते हैं, रेटिंग स्केल बनाते हैं, तो उसमें हम जो प्रत्युत्तर लेते हैं जैसे सदैव, कभी कभी, पूर्णतया, सापेक्षता, सामान्यतया को निकाल देना चाहिए। और परीक्षार्थी, नेक्स्ट है परीक्षार्थी एवं परीक्षण निर्माता के लिए अलग अलग निर्देश लिखने चाहिए। और नेक्स्ट है कि जो फलांकन विधि का निश्चय करना और एक ही प्रकार के पदों को एक ही स्थान पर अंकित करना, जिससे परीक्षण के फलांकन यानी स्कोरिंग एवं उसकी विवेचना की सुविधा के साथ साथ परीक्षार्थी को आराम मिल सके। तो इस तरह से परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी जो है वो हम सेकंड पॉइंट, जो इसका सेकंड स्टेप है, उसके अंतर्गत कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो थर्ड स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।